भारत की एकता और अखंडता का विषय जितना गंभीर था, उतना ही मुश्किल भी था उस समय के आजाद भारत को अखंड बनाना। भारत की आजादी के लिए लड़े हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में ये देश भली भांति जानता है, लेकिन आजादी के बाद की कहानी लिखने वाले नायक को लोग शायद ही जानते हों। भारत की अखंडता का श्रेय वैसे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन वास्तव में जिसने भारतवर्ष की एकता की नींव रखी, उनको भारतवर्ष लगभग भुला चुका है। उसी नायक की कहानी लेकर आए हैं आज हम। मैं हूं आयुषी आपके साथ और फ्लाइंग नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है ऐतिहासिक व वैज्ञानिक जानकारियां। साल 1947 में जब भारत की आजादी के लिए चलाया गया स्वतंत्रता संग्राम अपने आखिरी चरण में था, तो उस समय की भारतीय सरकार व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक ही उद्देश्य था, एक अखंड भारत का निर्माण करना, जिसे पूरा करने के लिए जून 1947 में डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व दो अहम व्यक्तियों को सौंपा गया। ऐसे व्यक्ति जो अखंड भारत के निर्माण में पूर्णतः सफल हों। उनमें से पहले व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने, और दूसरे व्यक्ति थे सरदार पटेल के करीबी रहे वीपी मेनन। हम सब ने आज तक अखंड भारत के निर्माण में केवल सरदार पटेल जी का ही नाम सुना है, और भारतीय आजादी के इतिहास से भरी किताबों में भी केवल सरदार पटेल के नाम की ही गूंज सुनाई देती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सरदार पटेल के सहायक वीपी मेनन ने अखंड भारत के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई थी, जिनका नाम आज के राजनीतिक इतिहास में कहीं गुम हो गया है। वैसे तो पटेल ने ही उस समय के भारतीय राजाओं को अपनी रियासतें एक राष्ट्र में मिलाने के लिए मनाने की योजना पर काम किया था, पर जिस व्यक्ति ने जमीनी स्तर पर इस योजना को अंजाम दिया, वह और कोई नहीं सरदार पटेल के सहायक वीपी मेनन ही थे। वीपी मेनन का जन्म केरल के ओट्टापालम के छोटे से गांव पनामन्ना में 30 सितंबर 1893 को हुआ था। मेनन के पिता एक विद्यालय के प्रधानाचार्य थे और वीपी मेनन अपने 12 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, और इतने बड़े परिवार को चलाना बड़ा मुश्किल काम था, जिस कारण उनका परिवार हमेशा आर्थिक रूप से परेशान रहता था। मेनन छोटे ही थे जब उन्होंने एक बार अपने पिता को संसाधनों की कमी के कारण अपने बच्चों को अच्छा जीवन न दे पाने के अफसोस के बारे में बात करते सुना। तभी अपने पिता के संघर्ष ने उन्हें अंदर से परेशान कर दिया। उन्होंने 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी शिक्षा पर विराम लगाकर पिता की सहायता के लिए काम करने की ठानी। कम उम्र में ही वे नौकरी की तलाश में घर से निकल गए थे, ताकि वे अपने पिता के कंधों से जिम्मेदारी का बोझ उतार सके। मेनन जल्द ही आगे बढ़ने वाले इंसान थे। उन्होंने बेंगलोर की तंबाकू कंपनी में एक क्लर्क टाइपिस्ट की नौकरी प्रारंभ की। अंग्रेजी भाषा में मेनन की पकड़ तो अच्छी थी ही, इसके साथ ही उनमें सभी गंभीर परिस्थितियों से निपटने की क्षमता भी भरपूर थी। कुछ समय बाद 1929 में गृह कार्यालय में उन्हें क्लर्क टाइपिस्ट का पद मिला। उनकी टाइपिंग की स्पीड भी काफी अच्छी थी, और न ही टाइपिंग में कोई गलती हुआ करती थी, जिस कारण मेनन ने जल्द ही ब्रिटिश अफसरों के बीच अपनी जगह बना ली। सेंसिटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट में स्थानांतरित होने के बाद वे भारत के सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे लॉर्ड लिनलिथगो के विश्वास पात्र बन बैठे थे। मेनन के पास बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हुआ करती थी, और साथ ही कई फैसलों पर भी उनकी सलाह ली जाती थी। वायसराय लिन की इंग्लैंड की कई आधिकारिक यात्राओं में भी मेनन साथ जाया करते थे, और इसी तरह से वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाले वे अकेले व एकमात्र भारतीय अधिकारी थे। उन्होंने भारत के कई ब्रिटिश वायसराय के साथ काम किया था, जिस कारण वे भारत की सभी परिस्थितियों से परिचित थे, और सभी वायसराय मेनन के ज्ञान से प्रभावित रहते थे। 1946 में मेनन को भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का राजनीतिक रिफॉर्म कमिश्नर नियुक्त किया गया। उस समय स्वतंत्रता संग्राम अपनी चरम सीमा पर था,
और अंग्रेजों ने भारत को आजाद करने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। अंग्रेजों द्वारा सत्ता भारत की सरकार को सौंप देने का दायित्व मेनन को दिया गया। इसके बाद जो घटना हुई वह प्रशासनिक इतिहास में शायद सबसे तेज गति से हुए बदलाव में से एक हो। 1947 तक मेनन वायसराय स्टाफ के उच्चतम पदों में से एक पद प्राप्त कर चुके थे, जहां पहले उन्होंने माउंटबेटन का विश्वास और फिर उनका स्नेह जीत लिया। नारायणी बसु ने अपने लेख द वॉर में लिखा है कि किस तरह मेनन की योजना ने एक स्वतंत्र भारत को जन्म दिया, जिससे कि महाद्वीप और विश्व का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। माउंटबेटन की मूल योजना भारतीय महाद्वीप को 2 भागों में बांटने की नहीं थी, बल्कि भारतीय महाद्वीप को दर्जन भर से अधिक भागों में बांटे जाने की योजना बनाई गई थी, जिसमें हर एक प्रांत को अलग होने का मौका दिया जाता और प्रत्येक रियासत को यदि वे चाहें तो स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार था। इस विखंडन, टकराव और अव्यवस्था के प्रस्ताव पर जब माउंटबेटन को पंडित नेहरू के गुस्से का सामना करना पड़ा तो उनके पास अपने संवैधानिक सलाहकार को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मेनन ने उनके गेस्ट हाउस में बैठकर एक वैकल्पिक योजना तैयार की और हैरानी वाली बात यह है कि यह योजना मेनन ने केवल 6 घंटों में तैयार कर दी थी। मेनन माउंटबेटन के साथ जोधपुर गए थे, जहां उन्हें गणराज्य के समझौते के कागजात पर जोधपुर के महाराज के हस्ताक्षर लेने का कार्य सौंपा गया था। महाराज और मेनन को माउंटबेटन अकेला छोड़कर बाहर निकल गए। उसी समय महाराज ने हस्ताक्षर करने के लिए फाउंटेन पेन निकाला। मेनन को वह पेन देखकर हैरानी हुई, क्योंकि वह मात्र एक पेन नहीं था। महाराज ने हस्ताक्षर करने के बाद अपने पेन को खोला और उसमें से एक छोटी पिस्तौल निकालकर मेनन के सिर पर तान दी। मेनन ने कड़ी आवाज में कहा कि मैं आपसे डरने वाला नहीं हूँ। इस शोर को सुन माउंटबेटन अंदर आए और पिस्तौल को अपने कब्जे में ले लिया। यह मेनन की रणनीति व कूटनीति ही थी, जिससे कि जिद्दी से जिद्दी राजा भी अपनी रियासत को भारत राष्ट्र में विलय करने को तैयार हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ कश्मीर के मुद्दे पर व जूनागढ़ और हैदराबाद पर मेनन ने ही पंडित नेहरू और सरदार पटेल को सैन्य कार्यवाही से काम लेने की सलाह दी थी। एक राजा के दरबार से दूसरे राजा के दरबार जाना तथा राजाओं के सामने प्रस्ताव रखना व समझौता करवाना, यह सब मेनन ने ही किया था ताकि अखंड हो सके हमारा भारत। 1950 में भारत के लौह पुरुष सरदार पटेल का निधन हो गया और इसके बाद मेनन जैसे निडर व्यक्ति की प्रसिद्धि भी कम हो गई। स्वतंत्र भारत में उनका कार्य उस समय के आदिवासी राज्य उड़ीसा के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में सिमट कर रह गया। मेनन का अंतिम जीवन भी उनके शुरुआती जीवन की तरह ही चकाचौंध से दूर रहा। 31 दिसंबर 1966 को 72 वर्ष की आयु में बेंगलोर में अपने घर पर उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे व्यक्ति के जीवन के बारे में पढ़कर यह हैरानी होती है कि जिस व्यक्ति ने अखंड भारत की नींव रखने में इतना बड़ा योगदान दिया कि जिनके हस्ताक्षर रियासत विलय के प्रत्येक कागजात पर हो, उनके योगदान को कितनी आसानी से भारतवर्ष ने भुला दिया। नारायणी बसु अपनी किताब में बिल्कुल सही लिखती है कि अब तक मेनन एक रहस्य बने हुए हैं, जिनका आज के भारत में एक धुंधला सा विवरण मिलता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात की धरती पर गर्व से खड़ी है, लेकिन भारत के एकीकरण और अखंडता की कहानी मेनन को याद किए बिना पूरी नहीं हो सकती। ऐसी ही अन्य जानकारियां पाने के लिए फ्लाइंग नॉलेज को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।